नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल पहुंचा किसान आंदोलन की लपटें। टिकैत ने भाजपा को हराने की अपील की और शुभेंदु को बताया भगोड़ा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब खुद राकेश टिकैत वहां पहुंचकर लोगों से भाजपा को न वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी को भगोड़ा तक बता दिया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव में घायल ममता बनर्जी 15 मार्च से देंगी विपक्ष को चोट और करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना ने फिर बिगाड़े हालात। देश में 78 दिनों में 23,000 से ज्यादा नए मामले और कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वापसी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल पहुंचा आंदोलन की लपटें। टिकैत ने बीजेपी को हराने की अपील की, शुभेंदु को बताया भगोड़ा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई एक नई मोड़ पर खड़ी होती नजर आ रही है, जहां सत्ता पर काबिज होने के लिए साम, दाम, दंड और भेद का उपयोग किया जा रहा है। इस लड़ाई में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो नित्य एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकती है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन के अगुवा नेता राकेश टिकैत ने आज नंदीग्राम से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दिया है। बता दें कि राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी दल बीजेपी को हराएगी उसे आप वोट दें। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्होंने साफ कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह के एक महिला को निशाने पर लेकर चोट पहुंचाया गया वो दुखदायी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को मोदी सरकार जिस तरह से अवहेलना कर रही है उनमें आक्रोश है। मालूम हो कि बीते दिनों ममता बनर्जी पर कथित हमले हुए थे, जिसमें वे घायल हो गई। तब से चुनाव प्रचार से दूर ही रही हैं। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नए सिरे से ममता बनर्जी फिर से चुनावी मैदान को संबोधित करेंगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भगोड़े हैं, उन्हें यहाँ की जनता दल बदलने के कारण सजा दे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में वे बीजेपी को हराने की अपील करने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, घायल ममता बनर्जी 15 मार्च से देंगी विपक्ष को चोट, करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बीते दिनों नंदीग्राम में चोट लगने की वजह से घायल हो गई थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जब वह अपने घर के लिए अस्पताल से निकली तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उनके पैर में पट्टी भी बंधी थी। इस बात की संभावना अधिक है कि डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी होगी। चुनाव सिर पर हो और एक सत्तारूढ़ पार्टी की मुखिया यूं भला घर में कैसे बैठे रह सकती है। खबर आ रही है कि नंदीग्राम में घायल हुई ममता ने 15 मार्च से बंगाल के सियासी अखाड़े में विपक्षी दलों को चोट पहुंचाने का मन बना लिया है। इसके लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 15 मार्च से बंगाल के सियासी अखाड़े में हुंकार भरती हुई दिखने वाली है। उनकी पहली रैली 15 मार्च को पुरुलिया में होने वाली है। इसके अलावा वह 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती हुई दिखेंगी। सहानुभूति वोट बटोरने की होगी कोशिश। यह माना जाता है कि राजनेता सियासत में हर घटना को भुनाने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी तो बीच चुनाव में घायल हुई हैं, वह भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। उन्होंने खुद इसके संकेत भी दिए थे। ममता बनर्जी का जब कोलकाता के अस्पताल में इलाज चल रहा था तो उन्होंने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील तो की ही थी। साथ ही यह भी कहा था कि वह चोट लगने की वजह से व्हील चेयर पर बैठकर ही प्रचार करेंगी। ममता अगर व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी मंच पर नजर आएंगी तो इसकी प्रबल संभावना है कि सहानुभूति वोट का फायदा टीएमसी को मिल सकता है। क्या कहा था ममता बनर्जी ने? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से अपने समर्थकों के लिए जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था, मुझे अपने अगले 2 से 3 दिनों में जमीन पर वापस लौटने की उम्मीद है। चोट फिर भी बरकरार रह सकती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मैं एक भी मीटिंग ड्रॉप नहीं करूंगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए मुझे व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़े। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने फिर बिगाड़े हालात। देश में 78 दिनों बाद 23,000 से ज्यादा नए केस, कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वापसी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। तमाम उपायों के बावजूद महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। इन राज्यों के चलते देश में 2.5 महीने बाद पहली बार एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 100 से ज्यादा मरीजों की जान भी गई है। सक्रिय मामले भी 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसके चलते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। यही नहीं, कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। साथ ही स्कूलों को फिर बंद करने की नौबत आ गई है।
फिर हुई लॉकडाउन की वापसी। देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। नागपुर और परभणी जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे में 31 मार्च तक स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, होटल रेस्टोरेंट को भी देर तक खोलने की मनाही है। इन जिलों में सख्त पाबंदियां। अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद हैं। साथ ही इन जिलों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। नागपुर और भुसावल डिवीजनों के कुछ स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए कर दी गई है। नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, बडनेरा, मडगांव, शेगांव, अकोला, अमरावती और खांडवा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद। पंजाब में भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। राज्य में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पंजाब की मंत्री अरुणा चौधरी ने शनिवार को अगले आदेश तक राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण कुल 6030 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब सरकार ने जनवरी में आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 फरवरी से दोबारा खोलने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ना रही स्वतंत्र संस्था, तोड़ मरोड़कर चुनाव का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में हुआ, यशवंत सिन्हा का आरोप। जी हां दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कई संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कंधार विमान हादसे से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़कर 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस की जीत को लेकर दावे भी किए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही यशवंत सिन्हा ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भाजपा के साथ बहुत ही भयानक संघर्ष में है। बीजेपी का आज देश में एक ही मकसद है, हर चुनाव को येन केन प्रकारेण जीतना। इसलिए ममता जी को अपंग करने के लिए नंदीग्राम में आक्रमण किया। इसके अलावा यशवंत सिन्हा ने कंधार विमान हादसे से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी और हमने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया था और आतंकी उसे कंधार ले गए थे, तब कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं खुद बंधक बनकर आतंकियों के सामने जाऊंगी, बस यही शर्त होगी कि आतंकी विमान के सभी यात्रियों को छोड़ दे। वह देश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। लंबे समय तक भाजपा नेता रहे यशवंत सिन्हा ने कुछ समय पहले दलगत राजनीति से दूर बना ली थी। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बावजूद भी जयंत सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में भाजपा की इकलौती सीट भी छीन लेना चाहते हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। उनकी दिल इच्छा है कि केरल विधानसभा में भाजपा की जो एकमात्र सीट है वह भी किसी तरह छीन लिया जाए। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की यह सीट छीनने के लिए उन्होंने राज्य के सबसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। 2016 के चुनाव में भाजपा के राजगोपाल ने निमोम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने सीपीआई को से हराया था। कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। निमोम में जीत हासिल करने के लिए राहुल गांधी इस बार किसी हैवीवेट को रिंग में उतारने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी या फिर नेता प्रतिपक्ष रमेश चैनिथला को यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस संबंध में ओमान चांडी ने शनिवार को कहा, निमोम सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रविवार को जब दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, सारी बातें
साफ हो जाएंगी। कांग्रेस निमोम सीट जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि केवल वही भाजपा को हरा सकती है। निमोम से किसी दिग्गज को अखाड़े में उतारा जाए, ऐसा सिर्फ राहुल गांधी सोचते हैं। राहुल गांधी की इच्छा अनुरूप केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एम रामचंद्रन ने ओमान चांडी को निमोम से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब सीपीआई कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रही है, तो केरल की चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता की दावेदार कांग्रेस अब यह दिखाना चाहती है कि वह भाजपा को केरल से उखाड़ने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। पीसी चाको के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी सतह पर आ गई है। बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस नेताओं पर एकजुट रहने के लिए खुद ब खुद दबाव निर्मित हो गया है। ऐसे में अगर राहुल गांधी खुद यह प्रस्ताव देंगे तो शायद ही कोई नेता इससे इनकार कर सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी बंगाल में पीएम का पीछा करेंगे किसान, बोले टिकैत वो तो हेलीकॉप्टर में चलेंगे, हम पीछे पीछे ट्रैक्टर में चलेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 महीने पहले से चल रहा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। जहां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ज्यादातर नेता अब किसानों के प्रदर्शनों को नजरअंदाज कर 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं किसान आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वे बंगाल में जीत का सपना देख रही भाजपा की राह मुश्किल करने के लिए 5 अप्रैल को किसानों को ट्रैक्टर के साथ लेकर राज्य पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को द टेलीग्राफ अखबार से हुई बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वो तो हेलीकॉप्टर में चलेगा, हम पीछे पीछे ट्रैक्टर में चलेंगे। टिकैत ने बताया कि उनकी भाजपा के खिलाफ अब बंगाल में लड़ाई है, अब जरूरत है कि हम वहां रुकें। मैं 5 अप्रैल को बंगाल ट्रैक्टरों के साथ पहुंचूंगा ताकि गरीबों को दर्द देने के लिए भाजपा की हार सुनिश्चित की जा सके। टिकैत ने कहा कि हम लोगों से अपील करेंगे कि वे जिस पार्टी को चाहे उसे वोट दें, पर भाजपा को नहीं। भाजपा को वोट देना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। बता दें, किसानों के संयुक्त मोर्चा के हिस्सा है जो कि लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहा है। मोर्चा ने शुक्रवार को ही कोलकाता में एक रैली आयोजित की। एसकेएम ने किसानों से अपील की है कि वे भाजपा को 4 राज्य बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में हराएं। हालांकि मोर्चा ने यह भी साफ किया है कि भाजपा का विरोध करने के दौरान वह किसी एक पार्टी के लिए अभियान नहीं करेगी। इससे पहले विभिन्न किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के किसानों और अन्य लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का अनुरोध किया। मोर्चा ने कहा कि चुनावी हार केंद्र की भाजपा नीति सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गांधी जी के दांडी मार्च को याद कर बोले राहुल गांधी, आरएसएस की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत आरएसएस की अगुवाई वाली अधिनायकवादी ताकतों की गिरफ्त में जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की घोषणा करते हुए 78 लोगों ने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की जंजीरों में भारत जकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर कहा, गांधी जी के दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को आजादी का एक स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने यह भी कहा, भारत आरएसएस की अगुवाई वाली अधिनायकवादी ताकतों की गिरफ्त में तेजी से जा रहा है। ऐसे में हमें सामूहिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी निजी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। चलिए गांधी के उदाहरण से मार्गदर्शन लें और आजादी की तरफ मार्च जारी रखें। जय हिंद। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वीडन की एक संस्था की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने ट्विटर पर एक खबर टैग करते हुए ट्वीट किया, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का उल्लेख किया उसमें कहा गया है कि स्वीडन के वी डैम इंस्टीट्यूट की लोकतंत्र से संबंधित रिपोर्ट में भारत की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी निरंकुशता में तब्दील हो जाने का दावा किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी रोजगार दो, ट्विटर पर फिर ट्रेंड। लोग कह रहे ना चोर ना चौकीदार, साहब मैं तो बेरोजगार। जी हां दोस्तों, मोदी रोजगार दो ट्विटर पर फिर ट्रेंड होने लग पड़ा है। लोग कह रहे हैं ना चोर ना चौकीदार, साहब मैं तो बेरोजगार। ट्विटर पर पोस्ट करके रोजगार तलाश रहे लोगों का कहना है कि स्टूडेंट सरकार से केवल इतना ही चाहते हैं कि सही समय पर परीक्षा आयोजित करके उसका परिणाम तय समय पर घोषित हो जाए। वहीं कुछ लोगों ने इस हैशटैग पर ट्वीट किया कि झूठ बोलकर मोदी ने वोट हासिल किया था। इस हैशटैग से कुणाल कुशवाहा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे पीएम डिजिटल इंडिया और दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मोदी चाहते हैं कि भारत के लोग अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करें। उन्होंने लिखा, मोदी जी ऐसे कैसे चलेगा, जॉब तो चाहिए ना, कब तक आप इसे नजरअंदाज करते रहोगे। एक यूजर ने लिखा, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। मोदी रोजगार दो हैशटैग से नागराज के नाम से एक पोस्टर पोस्ट किया गया। हरियाणा के हिसार जिले में लगे इस पोस्टर में बीजेपी
बीजेपी और जेजेपी व सभी राजनीतिक दलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा है, गाँव में घुसने पर किसानों द्वारा लठ फेरा जा सकता है, जैसे कि सरकार ने किसानों पर पिपली में फेरा था, अमित शाह पर तंज कसा। इसमें लिखा है, ये क्या हो रहा है, इतना ट्वीट, स्टूडेंट जाग गया, अब पकौड़ा फार्मूला फेल, नया फार्मूला लाना होगा। गौरतलब है कि मोदी रोजगार दो हैशटैग से देश के बेरोजगार लगातार सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। जिस दिन पहली बार ट्विटर पर यह हैशटैग आया, कुछ घंटों के भीतर ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किए। लोगों ने सरकार से सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार का वादा कहां है। उनका सवाल था कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब चुप क्यों बैठी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने थामा टीएमसी का हाथ, बीजेपी के अटल युग को किया याद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी मौजूद रहे। सिन्हा के शामिल होने के बाद टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सुब्रत मुखर्जी ने यशवंत सिन्हा के शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि यशवंत हमारे साथ आए। अगर ममता बनर्जी पर साजिश के तहत नंदीग्राम में हमला नहीं होता तो वो खुद यहाँ मौजूद होती। सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि यशवंत सिन्हा कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में टीएमसी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात करने गए थे। वहीं सिन्हा ने कहा कि देश में इस वक्त संकट में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लंबे समय तक बीजेपी के नेता रहे यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद करते हुए कहा कि अटल जी के समय बीजेपी सर्वसम्मति में विश्वास करती थी, लेकिन आज की मौजूदा सरकार सिर्फ कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। उन्होंने सवाल किया, आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? अकालियों और बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं। 2014 के बाद शुरू हुआ मनमुटाव अनदेखी के बाद बागी तेवरों के रूप में बाहर आ गया। यशवंत सिन्हा इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान एनडीए सरकार के खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी अखिलेश के मंच पर नजर आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लंबी चलेगी किसानों की सरकार संग लड़ाई, टिकरी बॉर्डर पर तैयार होने लगे पक्के आशियाने। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की सरकार संग लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। गर्मी के मौसम को देखते हुए नवंबर महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब पक्के आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। कानून वापसी तक परमानेंट डेरा डालने के इरादे से किसानों के लिए अब बॉर्डर पर ईंट सीमेंट के पक्के घर भी तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम को देखते हुए पंखे, एसी से लेकर हर तरह की तैयारियां दिख रही हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक वे यहाँ डटे रहे हैं। इसी सिलसिले में टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट शेल्टर बनाए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किसान सोशल आर्मी टिकरी बॉर्डर पर ईंट सीमेंट से पक्के मकान की तरह अपने आशियाने को बना रहे हैं। उनका मानना है कि क्योंकि किसान आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए उन्होंने ईंट सीमेंट से परमानेंट शेल्टर का निर्माण किया है। किसान सोशल आर्मी के अनिल मलिक ने कहा, ये घरें किसानों की इच्छा शक्ति के जैसे ही मजबूत और परमानेंट हैं। अब तक 25 घर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे 1000 से 2000 घरों का निर्माण किया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर जो घर बनाए गए हैं वह एक कमरे की तरह हैं। इसमें कूलर और पंखे के साथ साथ खिड़की की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि घरों की छत की सीमेंट बालू से ढलाई नहीं हुई है, बल्कि ऊपर पराली और घास फूस की छत बिछाई गई है ताकि गर्मी से राहत मिले। बता दें कि नवंबर के अंत से ही नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सर्दी के दिनों में किसान टेंट डालकर डटे रहे, मगर गर्मी को देखते हुए उनकी तैयारी भी जारी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने की तैयारी में किसान, यह है किसान नेताओं की रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की एक टीम कोलकाता में है। कोलकाता में शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में भाजपा पर वोट से चोट पहुंचाने की अपील की। इसके लिए वे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले दिन संवाददाता सम्मेलन के बाद मेयो रोड से जुलूस निकालकर किसान नेता रामलीला पार्क में किसान आंदोलन के लिए लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद देर शाम भवानीपुर स्थित खालसा स्कूल के सभागार में बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर कृषि कानूनों को क्यों वापस लिया जाए, इस पर चर्चा की। लोगों से मुखातिब किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि अपने हक की आवाज बुलंद करने व भावी पीढ़ी के भविष्य का ख्याल रखते हुए किसान पिछले 105 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। उसके पहले आंदोलनरत किसान 2.5 महीने तक रेल की पटरियों पर बैठे रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सोचती है कि थककर किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि किसान जब तक कृषि बिल को कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन
आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि बदली हुई रणनीति के तहत किसानों ने तय किया है कि हर गांव से 10 लोग आंदोलन स्थल पर डटे रहेंगे। यह लोग तब तक वापस नहीं हटेंगे जब तक उतनी ही संख्या में उनके गांव के से दूसरे किसान नहीं आ जाते हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि मोदी सरकार सब कुछ बेच दो की नीति पर चलते हुए सरकारी संपत्तियों को अपने करीबी उद्योगपतियों को देना चाहती है। लिहाजा इस सरकार को हटाने के लिए जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर वह लोग जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा को वोट से चोट पहुंचाएं ताकि उसकी अक्ल ठिकाने लगे। इसलिए भाजपा को हराने वाले उम्मीदवारों को आप अपना वोट दें। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों के प्रति आंदोलनरत किसानों का पत्र लेकर आए हैं। पत्र में किसानों ने अपील की है कि यहाँ के किसान उनके आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े ताकि भाजपा को हराया जा सके, क्योंकि अभी तक बंगाल देश के लोगों को नई दिशा दिखाते आ रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून समझाने पहुंचे थे मंत्री सुरेश राणा, किसानों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। योगेंद्र यादव ने कहा बीजेपी को सिखाया जाए सबक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में मंत्री सुरेश राणा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वह स्थानीय लोगों को 3 कृषि कानून समझाने पहुंचे थे। हालांकि उनका वहां जाना मुश्किल देह साबित हुआ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।